सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय राधनी। मैं राधेश्याम यादव राजधानी फाउंडा पचकोड़िया जोमनेर जयपुर से एग्रोनॉमी की क्रॉप्स लेके आया हूँ आपके पास। ऑयल सीड क्रॉप, तिलहनी फसलें। कल अपन ने दलहनी फसलों के बारे में चर्चा कर ली थी, आज अपन ऑयल सीड क्रॉप्स के बारे में चर्चा करेंगे। ऑयल सीड क्रॉप के बारे में सबसे पहले अपन बेसिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि खरीफ ऋतु में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, यानी वर्षा ऋतु में भारत में या अपने राजस्थान में कौन कौन सी तिलहनी फसलें उगाई जाती है। इनमें मूंगफली, वर्षा ऋतु में या खरीफ की तिलहनी फसलों में कौन सी, मूंगफली, तेल, अरंडी, ये सभी खरीफ में उगाई जाने वाली फसलें कैसी होती है, शॉर्ट डे प्लांट। एसडीपी का मतलब है शॉर्ट डे प्लांट, यानी इनको पुष्पन क्रिया के लिए छोटे दिन की आवश्यकता होती है या 10 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है पुष्पन क्रिया के लिए। आगे आती है रबी की फसलें। रबी की फसलों में आती है सरसों, अलसी, कुसुम। ये एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि इनके लिए बड़े दिन की आवश्यकता होती है पुष्पन क्रिया के लिए, 10 से अधिक घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है पुष्पन क्रिया के लिए। ये रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें लॉन्ग डे प्लांट होती है। आगे आता है नोट, सूरजमुखी को तीनों मौसमों में उगाया जा सकता है। क्यों उगाया जा सकता है? क्योंकि इसकी पुष्पन क्रिया पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि ये डे न्यूट्रल प्लांट है, DNP, डे न्यूट्रल प्लांट है। इस कारण इसकी पुष्पन क्रिया पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण सूरजमुखी को आप तीनों ऋतुओं में उगा सकते हो। सभी तिलहनी फसलों में जो अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, वो एपीजीएल होता है। कैसा होता है? एपीजीएल। सभी तिलहनी फसलों में अंकुरण कैसा होता है? एपीजीएल होता है। और सभी तिलहनी फसलें C3 होती है। सभी तिलहनी फसलें कैसी होती है? C3 प्लांट होती है। सभी तिलहनी फसलें वो C3 होती है। और जर्मिनेशन कैसा होता है? एपीजीएल। कैसा होता है? एपीजीएल होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं तिलहनी फसलों में फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, उर्वरक प्रबंधन। सल्फर युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। तिलहनी फसलों के लिए ज़्यादातर सल्फर तत्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि सल्फर तेल में और प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। सल्फर की पूर्ति के लिए अपन जिप्सम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? जिप्सम। जिप्सम का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? मूंगफली में किया जाता है। मूंगफली में प्रोटीन और तेल की मात्रा में वृद्धि के लिए। साथ ही कैल्शियम, जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है जो दाना निर्माण के लिए आवश्यक है। कई बार अगर कैल्शियम की ज़्यादा कमी हो जाए तो मूंगफली की फली में दाने भी नहीं बनते हैं। मूंगफली की फसल में बुआई के समय जिप्सम 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सभी तिलहनी फसलों में या मूंगफली में 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है? जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर दोनों तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम दाने निर्माण के लिए आवश्यक है, सल्फर तेल और प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करता है। तिलहनी फसलों में सल्फर की मात्रा अधिक दी जाती है, क्योंकि सल्फर तेल की मात्रा बढ़ाता है। तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर आवश्यक है। जैसे SSP, सिंगल सुपर फास्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपनी जो तिलहनी फसल आती है वो आती है सोयाबीन। अगली अपन फर्स्ट तिलहनी फसल देखेंगे सोयाबीन। इसका बोटनिकल नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स। बोटनिकल नेम क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। इसकी फैमिली देखें तो लेग्युमिनेसी है। लेग्युमिनेसी को अपन क्या बोलते हैं? फेबेसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेबेसी। तो सोयाबीन लेग्युमिनेसी या फेबेसी कुल की है, यानी कि दलहनी तिलहनी फसल कौन सी हो गई? सोयाबीन। दलहनी तिलहनी सोयाबीन। दलहनी यानी दाल वाली भी और तेल वाली भी फसल कौन सी है? सोयाबीन, क्योंकि इसकी फैमिली क्या है? लेग्युमिनेसी या फेबेसी। उपकुल होता है पेपिलियोनेसी। उपकुल क्या होता है? पेपिलियोनेसी। उपकुल क्या होता है? पेपिलियोनेसी। और फेबेसी का फल क्या होता है? पोड। फेबेसी का फल क्या होता है? पोड होता है। क्या होता है? पोड होता है फल। उत्पत्ति की बात करें तो उत्तरी चीन का पूर्वी आधा भाग, यानी कि अपन मान सकते हैं इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? चीन है। इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? चीन। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इंदौर मध्य प्रदेश में है। इंदौर मध्य प्रदेश में। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? इंदौर मध्य प्रदेश में है, क्योंकि राजस्थान में सोयाबीन का भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, तो मध्य प्रदेश में इसका अनुसंधान निदेशालय इंदौर में। सोयाबीन द्विबीजपत्री होता है। सोयाबीन कैसा होता है? द्विबीजपत्री है। सोयाबीन कैसी है? द्विबीजपत्री। दलहनी है, दलहनी फसलें ज़्यादातर द्विबीजपत्री होती है, तो ये द्विबीजपत्री फसल है।
भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, एमपी में होता है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है, एमपी में होता है। इस कारण मध्य प्रदेश को या एमपी को सोया स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोया स्टेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, दुनिया में सबसे पहले बीटी सोयाबीन में लागू हुई। विश्व में, पूरे विश्व की बात हो रही है, सबसे पहले बीटी किस में लागू हुई थी? सोयाबीन में लागू हुई थी। किस में लागू हुई थी? सोयाबीन में लागू हुई थी। सोयाबीन की जड़ों की ग्रंथियों में, क्योंकि लेग्युमिनेसी कुल की है तो जड़ों की ग्रंथियों में जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम की कौन सी प्रजाति? राइजोबियम जेपोनिकम। राइजोबियम है जेपोनिकम, राइजोबियम जेपोनिकम, जेपोनिकम। सोयाबीन और मूंगफली में कौन सी होती है? राइजोबियम जेपोनिकम होती है। जीवाणु पाया जाता है जो ग्रंथियां बुआई के 6 से 10 दिन बाद बनती है। ग्रंथियां, जड़ों में ग्रंथियां बुआई के कितने दिन बाद बनती है? 6 से 10 दिन बाद बनती है। कितने दिन बाद बनती है? सोयाबीन की जड़ों में ग्रंथियां कितने दिन बाद बनती है? 6 से 10 दिन बाद बनती है। सोयाबीन में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करने का कार्य, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने का कार्य 15 से 20 दिन बाद में प्रारंभ हो जाता है। बुआई के 15 से 20 दिन बाद में प्रारंभ हो जाता है। सोयाबीन बहुगुण यानी बहुत सारे गुणों से युक्त दलहनी और तिलहनी फसल है। दलहनी तिलहनी फसल कौन सी है? सोयाबीन। दलहनी तिलहनी फसल कौन सी है? सोयाबीन है। इसमें प्रोटीन और तेल का अनुपात कितना होता है? 2:1। प्रोटीन और तेल का अनुपात कितना होता है? 2:1, यानी 2 भाग तो प्रोटीन होती है, 1 भाग क्या होता है? तेल होता है। किसमें? सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन में या ग्लाइसिन मैक्स में। इसके बीजों में 40 से 42% प्रोटीन होती है। प्रोटीन देखना, सर्वाधिक है दलहनी फसलों में 40 से 42% प्रोटीन होती है सोयाबीन में। सोयाबीन में प्रोटीन कितनी होती है? 40 से 42%। साथ ही तेल कितना होता है? 20% तेल पाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी होती है? 20% और प्रोटीन की मात्रा 40 से 42% होती है। साथ ही कार्बोहाइड्रेट्स जो पाया जाता है वो 30% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स कितना होता है? 30%। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे स्रोत खाद्यान्न होते हैं, अनाज वाली फसलें होती हैं। तिलहनी फसलें तेल का और प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, सोयाबीन में लिपो ऑक्साइड एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लिपो ऑक्साइड एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण इसकी दाल नहीं बनाई जाती। सोयाबीन की दाल नहीं बनाई जाती, किसके कारण नहीं बनाई जाती? क्योंकि इसमें लिपो ऑक्साइड एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लिपो ऑक्साइड एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण इसकी दाल नहीं बनाई जाती है। सोयाबीन में स्टार्च कम मात्रा में होने के कारण, इसमें स्टार्च बहुत कम मात्रा में होता है, इस कारण मधुमेह डायबिटीज रोगियों के लिए विशेषकर सोयाबीन ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा लाभदायक है। कौन से रोगियों के लिए? डायबिटीज या मधुमेह रोगियों के लिए, क्योंकि इसमें स्टार्च क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या? स्टार्च बहुत कम होता है। सोयाबीन की पत्तियां त्रिपन्नी होती है, 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी हुई होती है, जैसे गवार में होती है, बील पत्र में होती है, वैसे सोयाबीन की पत्तियां भी त्रिपन्नी होती है। कैसी होती है? त्रिपन्नी होती है। सोयाबीन में अगर कुछ समय के लिए जल अगर भर जाए खेत में, या पौधे अगर कुछ समय जल में डूबा रहे, तो भी इसकी जड़ें नष्ट नहीं होती, क्योंकि जड़ों में क्या बन जाते हैं? वायु उत्तक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वायु उत्तक बन जाते हैं, जो पौधे को या जड़ों को ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करते हैं। सोयाबीन में लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड क्या करता है? रक्त में कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि को रोकता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि को रोकने के लिए सबसे अहम है लिनोलिक एसिड। असंतृप्त वसीय एसिड, सोयाबीन में जो असंतृप्त जो वसीय एसिड होते हैं वो 55 से 60% होते हैं। कितने होते हैं? 55 से 60%। जबकि संतृप्त वसीय एसिड कितने होते हैं? 12 से 14%। ध्यान रखना, असंतृप्त वसीय एसिडों का कितना है मात्रा? 55 से 60, जबकि जो संतृप्त होते हैं उनका कितना है? 12 से 14% पाए जाते हैं। असंतृप्त वसीय एसिड तो 55 से 60 और संतृप्त वसीय एसिड 12 से 14। साथ ही इसमें लिनोलिक एसिड भी पाया जाता है। वैसे लिनोलिक एसिड की अपन सर्वाधिक मात्रा बात करें तो कुसुम में होती है, उसके बाद में सूरजमुखी में होती है, फिर आता है सोयाबीन का नंबर। तो सोयाबीन से भी ज़्यादा किस में पाई जाती है? सूरजमुखी और कुसुम में लिनोलिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। इसका लिनोलिक एसिड हृदय रोगियों के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि को रोकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, सोयाबीन के बीजों में हरापन, हरापन बीजों में क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। कालापन व पीलापन एंथोसाइनिन के कारण होता है। सोयाबीन के में जो कालापन पीलापन होता है बीजों का, वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। जबकि जो हरापन होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। सोयाबीन से दूध दही मक्खन तैयार किया जाता है। सोयाबीन का जो पाउडर तैयार कर लेते हैं उसके बाद में उसका दूध दही मक्खन तैयार किया जाता है। 1 किलोग्राम सोयाबीन के बीजों से 6 से 7 लीटर दूध तैयार कर सकते हैं। कितना दूध तैयार कर सकते हैं? 6 से 7 लीटर। 1 किलोग्राम अगर सोयाबीन का बीज है, बीजों का पाउडर है, उससे 6 से 7 लीटर दूध तैयार किया जा सकता है। कितना?
6 से 7 लीटर दूध तैयार किया जा सकता है। राजस्थान में सोयाबीन की खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा तिलम संघ की स्थापना की गई है। कौन से संघ की? तिलम संघ की स्थापना की गई है। राजस्थान में सोयाबीन की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन से संघ की स्थापना की गई है? तिलम संघ की स्थापना की गई है। और तिलम संघ का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। और राजस्थान में सोयाबीन से तेल निकालने का जो संयंत्र है या कारखाना है या फैक्ट्री है, वो कहाँ पर है? कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। सोयाबीन में तेल की मात्रा मैंने आपको अभी बताई कितनी प्रतिशत होती है? 20%। प्रोटीन कितनी होती है? 40 से 42%। साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है 30%। नेक्स्ट अपन देखते हैं, सोयाबीन से वसा रहित आटा, फैटलेस आटा या फ्लोर तैयार किया जाता है, जिससे क्या तैयार किया जाता है? सोया फूड बनाया जाता है। सोया फूड बनाने के काम में लिया जाता है। इससे वसा रहित आटा तैयार किया जाता है, जिससे सोया फूड बनाया जाता है। सोयाबीन को तिलहनों का भविष्य कहा जाता है। तिलहनी फसलों का भविष्य किसे कहते हैं? सोयाबीन को। अगर अपन तिलहनों की फसलों की बात करें तो अगर विश्व की प्रमुख तिलहनी फसल देखें तो सरसों है। भारत की प्रमुख तिलहनी फसल मूंगफली है। और राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? सरसों है। राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? सरसों। भारत की मूंगफली है और विश्व की सोयाबीन है। सोयाबीन को तिलहनी फसलों का भविष्य या फ्यूचर कहा जाता है। इसे गरीबों का मांस भी कहते हैं। किसका? गरीबों का मांस। किसको कहते हैं? सोयाबीन को कहते हैं। किसको कहते हैं? सोयाबीन को। गरीब के मांस के नाम से किस फसल को जाना जाता है? सोयाबीन को जाना जाता है। साथ ही ध्यान रखना, शाकाहारी मांस, वेजिटेटिव मीट या शाकाहारी मांस किसको कहते हैं? चौंला को। ध्यान रखना, शाकाहारी मांस चौंला को कहते हैं, जबकि गरीबों का मांस सोयाबीन को कहा जाता है। इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना, कई बार सोयाबीन कर देते हैं। शाकाहारी मांस तो चौंला को बोलते हैं, जबकि गरीब का मांस किसको कहते हैं? सोयाबीन को। वंडर क्रॉप, आश्चर्यचकित फसल, वंडर क्रॉप किसको कहते हैं? सोयाबीन को कहते हैं। येलो जेवेल, पीला गहना, पीला गहना या येलो जेवेल के नाम से भी सोयाबीन को जाना जाता है। तो ये उपमाएं दी गई है सोयाबीन को। गरीब का मांस भी कहते हैं, वंडर क्रॉप भी कहते हैं, येलो जेवेल के नाम से भी इसको जाना जाता है या कहते हैं। अगर अपन बात करें एमिनो एसिडों की, तो सोयाबीन में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिडों की क्या होती है? अधिकता होती है। ट्रिप्टोफैन और लाइसिन जो एमिनो एसिड होते हैं, उनकी तो सोयाबीन में क्या होती है? अधिकता होती है। जबकि मिथियोनिन और सिस्टीन की क्या होती है? कमी। सोयाबीन में ध्यान रखना, मिथियोनिन, सिस्टीन एमिनो एसिडों की तो कमी होती है, जबकि लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिडों की क्या होती है? अधिकता होती है। मिथियोनिन एमिनो एसिड चौंला में अधिक होता है। किसमें अधिक होता है? चौंला में, मिथियोनिन। लेकिन सोयाबीन में मिथियोनिन और सिस्टीन जो एमिनो एसिड है, उनकी क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। लाइसिन और ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिडों की अधिकता होती है। किसमें? सोयाबीन में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोयाबीन सीतरी एवं खरीफ का शॉर्ट डे प्लांट, क्योंकि खरीफ में उगाई जाती है। खरीफ में उगाई जाने वाली शॉर्ट डे प्लांट होती है। कैसी होती है? शॉर्ट डे प्लांट होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लाइमेट। इसके लिए कौन सी क्लाइमेट ज़्यादा सूटेबल होती है या कैसी चाहिए? तो नम व गर्म जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है। नम और गर्म जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है। उष्ण जलवायु इसके लिए अच्छी होती है। अंकुरण के लिए समय तापमान, जर्मिनेशन के टाइम इसके लिए तापमान 15 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। जर्मिनेशन के लिए तापमान कितना चाहिए? 15 से 35 डिग्री सेल्सियस। जर्मिनेशन के लिए तापमान कितना चाहिए? 15 से 35 डिग्री सेल्सियस। अगर अपन इम्प्रूव्ड वेराइटियों की बात करें सोयाबीन की, अगर इम्प्रूव्ड वेराइटियाँ कौन कौन सी है राजस्थान के लिए, अपने राजस्थान के लिए कौन कौन सी किस्में? T49 को अपन टाइप 49 भी कह सकते हैं। दाने पीले होते हैं, छोटे होते हैं। T49 के दाने कैसे होते हैं? पीले छोटे। ध्यान रखना, T49 किसकी किस्म है? सोयाबीन की किस्म है। इस किस्म की बीज दर 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। ध्यान रखना, इस किस्म की बीज दर कितनी रखते हैं? 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। कितने रखते हैं? 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। T1 या टाइप 1, T1 या टाइप 1, टी किसकी है? बताओ देखिए, टी किसकी है? अरहर की है। किसकी है? अरहर की है। तो T1 है वो किसकी है? सोयाबीन की किस्म है। फलियां तड़कने की या चटकना, फलियों को तड़कना या चटकना जानते होंगे। फली पकने के बाद में सूख जाती है और खुल जाती है, दाना बिखर जाता है, उसे बोलते हैं फलियों का तड़कना, यानी फलियों के तड़कने की समस्या पाई जाती है। कौन सी किस्म में? T1 में। जैसे गेहूं में बालियों से दाना जड़ने की समस्या किसमें पाई जाती है? सोनालिका किस्म में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सोनालिका किस्म में। वैसे फलियों से तड़कने की समस्या किसमें पाई जाती है? T1 में पाई जाती है।
गौरव मोनेटा, इंपॉर्टेंट किस्म है गौरव और मोनेटा। पीले दानों वाली बोनी किस्म है, पीले दानों वाली बोनी किस्म है कौन कौन सी, गौरव और मोनेटा, गौरव और मोनेटा। दोबारा देख लीजिए, T49 दाने छोटे पीले रंग के होते हैं। इस किस्म की अगर बीज दर देखें तो 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। T1 में फलियों में दाना झड़ने की या तरकने की समस्या पाई जाती है। गौरव मोनेटा इसके पीले दानों वाली बोनी किस्में हैं कौन कौन सी, गौरव और मोनेटा। नेक्स्ट अपन देखते हैं NRC 12, NRC 12 जिसका दूसरा नाम क्या है, दुर्गा। NRC 12 का दूसरा नाम क्या है, दुर्गा। NRC 37, NRC 37 है, ये कितनी है 37, 37 जिसका दूसरा नाम क्या है, अहिल्या। पंजाब 1, पंजाब 1, पंजाब 88 किसकी है, मटर की, किसकी है, मटर की, ध्यान रखना। पंजाब 1। JS जवाहर सोयाबीन, JS का मतलब क्या है, जवाहर सोयाबीन, क्या मतलब है, जवाहर सोयाबीन। जवाहर सोयाबीन 8021, PK 472, PK 472, MACS 58, MACS 58, MACS 450, MACS 450, PS 16, PS 16, JS 335, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट किस्म है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। JS 335 भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली किस्म कौन सी है, JS जवाहर सोयाबीन 335, JS 335। JS 9305, JS 9305। प्रताप सोया 1, प्रताप सोया 1 जिसका दूसरा नाम है RAUS 5। MAUS 81, MAUS 81, JS 9503, 9503। इसके अलावा JS 9560, 9560 कम समय में पकने वाली किस्म है। JS 9560 कम समय में पकने वाली किस्म है। ये थी अपने राजस्थान की किस्में, एक बार दोबारा देख लीजिए। NRC 12, NRC 37, पंजाब 1, JS 8021, PK 472, MACS 58, MACS 450, PS 16, JS 335 जो भारत में सर्वाधिक उगाई जाती है, JS 9305। इसके अलावा प्रताप सोया 1, MAUS 81, JS 9503, JS 9560 ये कम समय में पकने वाली किस्में। तो ये किस्में थी जो राजस्थान की जलवायु के लिए या यहाँ की परिस्थितियों के लिए अच्छी किस्में हैं। अपन देखते हैं भारत के लिए कौन कौन सी किस्में उपयुक्त है। ये भी उगाई जाती है, भारत में राजस्थान भारत में आता है तो ये भी उगाई जाती है। साथ ही और भी किस्में कौन कौन सी है, शिलाजीत, कौन सी है, शिलाजीत। अलंकार कौन सी है, अलंकार। अंकुर कौन सी है, अंकुर। और पंजाब 1, पंजाब 1 दोबारा देखना, शिलाजीत, अलंकार, अंकुर, पंजाब 1 ये किस्में किसकी है, सोयाबीन की है, भारत के लिए। USA से भी कुछ किस्में आयात की गई है जो भारत में उगाई जाती है। कौन कौन सी है, ब्राग, कौन कौन सी है, ब्राग। ली कौन सी है, ली। कैंट, कैंट मुख्यतः किसकी किस्म है, जई की। अगर सोयाबीन जई दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको प्रमुख मान्य या प्रमुखता किसको देनी है, जई को देनी है, क्योंकि वो भारत में विकसित किस्म है। ये USA से लाई गई है सोयाबीन की कैंट। तो ध्यान रखना कैंट प्रमुख किस्म किसकी है, किसकी है, जई की। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो जई, अगर जई ऑप्शन में नहीं हो तो फिर सोयाबीन आएगी। क्लार्क 63, क्लार्क 63, ब्लैक हार्ट, ब्लैक हार्ट, क्लार्क 63 और ब्लैक हार्ट। दोबारा देखना एक बार, USA से आयातित किस्में ब्राग, ली, कैंट, क्लार्क 63 और ब्लैक हार्ट ये किस्में थी जो USA से आयातित थे। तो ये सोयाबीन की किस्में अपन ने पढ़ ली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीड रेट की, कि कितनी सीड रेट काम में लेते हैं। तो सीड रेट की बात करें तो 70 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, ये ICR में सही माना गया आंसर। कितना, 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वैसे सोयाबीन के हर क्षेत्र में अलग अलग बीज दर काम में लेते हैं। इसी कारण अगर ICR में अभी तक जो एग्जाम में यह क्वेश्चन आया तो इसमें सही माना गया है 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जबकि जेट में माना गया 70 से 80 और जेट में माना गया 75 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जेट में कितना माना गया, 75 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर सोयाबीन के छोटे व बड़े दानों के लिए, अगर आपको छोटे व बड़े दानों के लिए अगर बीज दर चाहिए तो कितनी, 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मध्यम दानों के लिए कितनी चाहिए, 80 से 100 किलोग्राम। मध्यम दाने हैं, न ज़्यादा छोटे हैं न ज़्यादा बड़े हैं, तो 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आपको चाहिए। T49 की आपको बताई थी 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं, 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। साथ ही अपन बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट की, बीजोपचार की।
तो राइजोबियम जेपोनिकम कल्चर से इसको उपचारित करना चाहिए। मूंगफली और सोयाबीन दोनों में कौन सा होता है? राइजोबियम जेपोनिकम। मूंगफली, सोयाबीन, राइजोबियम जेपोनिकम। सोयाबीन के बीजों को 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। कितनी सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। कितनी सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर गहराई पर बुआई करने से अंकुरण अच्छा होता है, जर्मिनेशन अच्छा होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइम ऑफ सोविंग की, यानी किस समय इसको बुआई की जाती है, और मेथड यानी बुआई का तरीका कौन सा है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो आप इसको 15 जून से 30 जून तक बुआई कर सकते हो। अगर आपके पास इरिगेशन की व्यवस्था है तो आप 15 जून से 30 जून तक इसकी बुआई कर सकते हो। अन्यथा अगर मानसून की वर्षा शुरू होने पर इसकी बुआई करनी चाहिए। अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो राजस्थान में लगभग 25 जून के लगभग मानसून प्रवेश कर जाता है। कई बार 5-7 दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन 25 जून अपन औसत मानते हैं, तो वर्षा शुरू होने के बाद ही इसकी बुआई करनी चाहिए। असिंचित क्षेत्रों में जहां पर केवल वर्षा आधारित खेती की जाती है, सिंचाई की सुविधा अपने पास उपलब्ध नहीं है, वहां पर वर्षा शुरू होने पर बुआई करनी चाहिए। R/R की बात करें अपन, रो इंटू रो की बात करें तो 30 से 40 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। कितनी रखनी चाहिए? 30 से 40 सेंटीमीटर। और प्लांट टू प्लांट रखना चाहिए 10 से 15 सेंटीमीटर। प्लांट टू प्लांट कितना रखना चाहिए? 10 से 15 सेंटीमीटर। जड़ों की गहराई आया हुआ क्वेश्चन है, ये बैंक में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सोयाबीन की जड़ों की गहराई कितनी होती है? 60 से 90 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 60 से 90 सेंटीमीटर जड़ों की गहराई। बीज को तो कितना सेंटीमीटर गहरा होते हैं? 3 सेंटीमीटर। बीज की गहराई तो अपन मर्दा में कितने रखते हैं? 3 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी जड़ें कितनी गहराई तक जाती है? 60 से 90 सेंटीमीटर। कम पानी वाले क्षेत्रों में ये गहराई देखी गई है जड़ों की 60 से 90 सेंटीमीटर। अगर आपको सोयाबीन का अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है तो प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या 3 लाख से 4 लाख के मध्य होनी चाहिए। 3 से 4 लाख प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या होनी चाहिए। सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है, क्रिटिकल स्टेज होती है, वो फूल आने से पहले और फली बनते समय इनमें जो सिंचाई की या क्रिटिकल स्टेज है वो है फूल आने से पहले और फली बनते समय सिंचाई करनी चाहिए, अगर वर्षा नहीं हो रही हो तो। नेक्स्ट अपन देखते हैं अंतराकृषि। सोयाबीन में जंगली दान, इकाइनोकोलोआ कोलोनम, मोथा, साइप्रस रोटेंडस, बरू या आदि प्रमुख खरपतवार इसमें उगते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए एलाक्लोर का कल भी मैंने आपको इसका व्यापारिक नाम बताया था, लासो है। क्या है? लासो। व्यापारिक नाम यानी व्यापार के लिए इसका कौन सा नाम प्रचलित है? लासो। और फ्लूक्लोरिलीन का क्या है व्यापारिक नाम? बेसालिन। क्या है? बेसालिन। क्या है? बेसालिन कि 1 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करनी चाहिए। यानी सोयाबीन के अगर खरपतवार को नष्ट करना है तो एलाक्लोर और बेसालिन आपको काम में लेना है। खड़ी फसल में परस्यूट शाकनाशी भी काम में लेते हैं। खड़ी फसल में परस्यूट, क्योंकि इनका प्रयोग बुआई से पहले किया जाता है। बुआई से प्री सोविंग है, ये हर्बिसाइड्स है, इस कारण इनका प्रयोग बुआई से पहले किया जाता है, जबकि परस्यूट शाकनाशी का प्रयोग आप बुआई के बाद में यानी खड़ी फसल में भी कर सकते हैं। अपन बात करें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की कि किस प्रकार से इसमें खाद उर्वरक देते हैं, तो नाइट्रोजन 20 किलोग्राम देते हैं, फास्फोरस 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन कम देते हैं क्योंकि इसकी जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, साथ ही फास्फोरस 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसमें दिया जाता है। रोगों की बात करें तो पीलिया रोग, पत्ते इसमें पीले हो जाते हैं, यह आयरन और जिंक की कमी से ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है, पत्तियां पीली हो जाती हैं। इनके नियंत्रण के लिए, पीलिया रोग के नियंत्रण के लिए पीलापन दिखाई दे तो आपको 0.1% तो गंधक का तेजाब, 0.1% तो गंधक का तेजाब H2SO4 या 0.5% फेरस सल्फेट आयरन सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। चारकोल रोट काले धब्बे हो जाते हैं, इसके अंदर राइजोक्टोनिया बोटेटिकोला नामक कवक से होता है। राइजोक्टोनिया बोटेटिकोला नामक कवक से चारकोल रोट किससे होता है? राइजोक्टोनिया बोटेटिकोला नामक कवक से होता है। येलो मोजेक वायरस के द्वारा होता है। येलो मोजेक किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। कीट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन का प्रमुख कीट कौन सा है? गर्डल बिट्टल, जिसको चक्कर भृंग भी कहते हैं। चक्कर भृंग भी कहते हैं। गर्डल बिट्टल को क्या बोलते हैं? चक्कर भृंग भी कहते हैं। तो सोयाबीन का प्रमुख कीट कौन सा है? गर्डल बिट्टल सोयाबीन। गर्डल बिट्टल सोयाबीन। तो सोयाबीन का प्रमुख कीट हो गया गर्डल बिट्टल। अगेती फसल की फलियों के बीजों में छेद कर बीजों को खाता है। फली के अंदर छेद करके उसमें प्रवेश कर जाता है और दाने को खा जाता है। अगेती फसल में इस गर्डल बिट्टल का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। उपज की बात करें, अगर आपके पास असिंचित क्षेत्रों में इसकी फसल ली है तो 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जबकि सिंचित दशाओं में 25 से 30। अगर आपके पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, अच्छा उर्वरक मैनेजमेंट किया आपने, साथ ही वीड मैनेजमेंट भी अच्छा किया है,
तो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपजें मिल जाती है। ये आपके सोयाबीन की फसल थी। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा जो यूट्यूब चैनल है राजधानी एजुकेशनल ग्रुप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो इसके लिए बेल का आइकन को दबाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय राजधानी।